आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य डायनेस्टी। देखिए, मौर्य वंश का जब उदय होता है उस समय भारत में बहुत ही अत्याचार कुशासन का माहौल था, क्योंकि मौर्य प्रशासन के ठीक पहले जो सत्ता थी भारत में वह बहुत ही निरंकुश थी। एक वंश था नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापद्मनंद। देखिए, थोड़ा सा कहानी अगर हम समझ लेते हैं पिछली वाली, क्योंकि आप देखते हैं जब टीवी सीरियल में भी तो कुछ पिछला एपिसोड दिखाता है जिससे आपको कहानी समझ में आए। तो हम लोग पहले जो है नंद वंश को समझ लेते हैं, उसके बाद मौर्य वंश को विस्तार से समझेंगे। नंद वंश जो था, नंद वंश मौर्य वंश के ठीक पहले का वंश था। इसका जो संस्थापक था, फाउंडर था नंद वंश का, वह था महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद इसके जो और वंशज आए, नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम है घनानंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है वह कौन होता है? घनानंद। घनानंद तो यह बड़ा ही अत्याचारी होता है, जो प्रजा से टैक्स लेगा, कर वसूलेगा, उसे साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, जो है प्रजा हित के लिए नहीं, बल्कि यह भोग विलास या नाच नौटंकी में खर्च कर देता है। जो प्रजा मेहनत करती है, राजनीति करती है, उससे टैक्स लेगा और ये अपने ढोल तमाशे, नाच नर्तकी में खर्च कर देता है। इससे इसके जो राज्य के महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, या इसके जो पुरोहित थे, राजकवि थे इसके, या इसके प्रधानमंत्री ही कहें हम, जिनका नाम आज की राजनीति में भी अगर कोई कुशल होता है तो उसका नाम पड़ जाता है चाणक्य। चाणक्य, चंद्रगुप्त या कौटिल्य, इनके कई नाम हैं। चाणक्य जो है राजनीति में इनका नाम लिया जाता है। विष्णुगुप्त इनका साहित्य में नाम मिलता है। कौटिल्य इनके बचपन का नाम था। तो जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, वह नंद वंश का जो अंतिम राजा होता है, अंतिम शासक होता है, बहुत ही अत्याचारी। घनानंद उसी के जो है प्रधानमंत्री है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और इनकी एक किताब है, किसकी? चाणक्य की, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने यानी विष्णुगुप्त ने संपूर्ण मौर्य प्रशासन की विजयों के बारे में, कथाओं के बारे में, मौर्य शासन प्रशासन की जो व्यापार, उद्योग, कृषि किस प्रकार की थी, उसके बारे में इन्होंने मौर्य प्रशासन में यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में अपनी इनकी रचना है। चाणक्य की, चंद्रगुप्त की रचना है, किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से बात किया है। तो एक बार चाणक्य ने घनानंद को कहा कि घनानंद, जो तुम जनता से, प्रजा से टैक्स लेते हो, कर लेते हो, इसका जो है प्रयोग प्रजा के कल्याण के लिए करिए। प्रजा हिते हितम प्रजा सुखे सुखम। अगर प्रजा के हित के काम करोगे, प्रजा सुखी रहेगी, तभी तुम्हारा जो साम्राज्य है या तुम शासक लंबे समय तक बने रहोगे। लेकिन वह उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है, बल्कि भरी सभा में चाणक्य यानी विष्णुगुप्त को घनानंद अपमानित करता है। ऐसे महान प्रकांड विद्वान पंडित का जो है अपमान करता है, और उसी से अपमानित होकर के उन्होंने घनानंद को श्राप दिया कि घनानंद, जिस राज्य का वशीभूत होकर, जिस राज्य का धन खाते हो तुम, नाच नौटंकी नर्तकी में खर्च कर रहे हो, भोग विलास शराब जुआ में खर्च कर रहे हो, निश्चित रूप से इस बेचारी गरीब प्रजा का श्राप लगेगा और तुम एक दिन सत्ता विहीन हो जाओगे। और वहां से जब वह चल दिए, यानी घनानंद अपमानित करके इनको जो है अपने साम्राज्य से निकाल देता है। वो रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जा रहे थे, एक बगीचा था, वहां कुछ आम के पेड़ पौधे थे, महुआ के, और वहीं जा रहे थे तो गर्मी का टाइम था। बच्चे आज भी देखिए गांव में पशुओं को चरा रहे होते हैं, गाय भैंसों को, और आपस में गिल्ली डंडा या अन्य किसी प्रकार का खेल खेल रहे होते हैं। ऐसे उस समय राजा और अन्य कर्मचारियों का खेल चल रहा था। उसमें जो राजा बना हुआ था, एक लड़का था जिसका नाम चंदू था।
तो वहां पर पहुंचते हैं घना सॉरी चाणक्य जी विष्णुगुप्त, और इस कला कौशल को देखे विस्तार से। फिर उसके बाद कहे कि तुम कौन हो? तो चंदू जो छोटा सा लड़का था 8 साल का, वह बताया कि श्रीमान जी मैं इस सभा का राजा हूँ। क्या आप राजा है? क्या हाँ सच में राजा हूँ। क्या राजा का मतलब होता है कि प्रजा कुछ मांग ले तो फिर खाली हाथ नहीं लौटनी चाहिए, एक अच्छे और कुशल और महान राजा की एक पहचान है। क्या बिल्कुल मैं जो आप मांगे जो मांगना हो। तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त जी ने कहा कि मैं एक गाय चाहता हूं, और उन्होंने गाय चुन लिया जो सबसे अच्छी थी गाय उस पूरे समूह में। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। चंदू ने कह दिया गाय ले जाओ विष्णुगुप्त को। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तो दे रहे, आप बच्चे हैं, अगर आपके माता पिता हमारे घर पहुंच गए और आपको डांटे मारेंगे तब? कहे कुछ नहीं मैं राजा हूं, आप ले जाइएगा जो ले जाना हो, एक नहीं 2 4 ले जाइए। इस प्रकार की उसके होनहार को जो कहा गया ब्रेव एंड फेथफुल नथिंग इज टफ, वीर और साहसी के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं होता है। तो इसकी इस कुशलता को देखकर बचपन में ही उसके जो बच्चा था चंदू, उसके मस्तक पर जो बादशाहत के लक्षण दिखाई दे रहे थे, इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और अपमानित हुए ही थे। उनके मन में बदले की भावना उमड़ रही थी, और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और कहा धन्यवाद, मैं तुम्हें सचमुच एक विशाल साम्राज्य का, पूरे हिंदुस्तान का, अखंड भारत का जो है तुम्हें राजा बनाऊंगा। और उनका परिचय पूछा। जब परिचय पूछा तो उनकी माता का नाम मूरा था, बेटे का नाम चंदू था, और पिता का नाम सही ढंग से ज्ञात नहीं था। उसे अपने पिता का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो घनानंद अत्याचारी राजा था, यह जाति से पाल था, यानी हम कहें उस समय लोग पाल को गडरिया बोलते हैं। तो वह उसकी एक दासी थी, नौकरानी थी। अवैध संबंध से यह बच्चा पैदा हुआ था, यानी वह भोग विलासता पूर्ण जीवन जी रहा था घनानंद। तो एक तरह से इनडायरेक्ट में कहें तो घनानंद जो था, घनानंद का ही बेटा चंदू था, या चंदू का पिता घनानंद था, और यह उसकी दासी थी, नौकरानी थी, चंदू उसकी मां। तो फिर ये उसके बेटे से ही, लेकिन समाज में तो ये सो नहीं कर रहा था कि इसका बेटा है, नहीं तो ये राजगद्दी पाएगा, चूंकि वो दासी थी, नौकरानी थी। बाद में इनके माता के नाम, मूरा के नाम, जो उसकी माँ थी चंदू की माँ, उसका नाम था मूरा। मूरा के नाम से एक मौर्य डायनेस्टी का निर्माण करते हैं चाणक्य जी, और इसका चंदू का नाम रखे चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो जाता है। तो ये कहानी थी पूर्व की। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को विस्तार से। यानी जो नंद वंश था उसका अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद को पराजित करने के पश्चात एक नए वंश का निर्माण होगा चाणक्य की सहायता से, मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य होता है, इसका जो प्रथम राजा होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है वह 345 में ईस्वी में होता है। 345 ईस्वी में, सॉरी बीसी में, 345 बीसी, बीसी को ईसा पूर्व होता है, ईस्वी अलग है। 345 में, और यह जब राजा बनता है, जब राजा बनेगा तो राजा बनेगा ये लगभग 322 या 23 में, 322-23 बीसी से लेकर 297 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेगा। मौर्य वंश का प्रथम शासक होता है। क्योंकि अभी नंद वंश था, नंद वंश के घनानंद को हटा करके पदस्थ करके राजा बनता है चाणक्य की सहायता से, युद्ध में पराजित कर देता है घनानंद को। 323 से 297 बीसी तक चंद्रगुप्त होता है राजा मौर्य वंश का। इसके बाद इसका बेटा होता है जिसका नाम क्या है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा राजा बनेगा बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड होता है वह होता है 297 से लेकर के 297 से लेकर अशोक के पहले तक का, लगभग मान के चलिए आप 297 से लेकर 273 तक
बिंदुसार जो है राजा बनेगा 297 से लेकर के 273 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। देखिए पुराणों में या अन्य किताबों में बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है अमित्र घाट। अमित्र घाट, अमित्र घाट का जो अर्थ होता है, अमित्र घाट मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। सबसे पहले मौर्य वंश में चंद्रगुप्त राजा बनेगा। इसका जन्म 345 बीसी में। इसका जो शासन काल है साम्राज्य का वह 323 या 322 कहीं कहीं रहता है, 297 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार राजा बनेगा 297 से 273 बीसी तक। बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है, शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाराजाधिराज की उपाधि भी प्राप्त करता है। ये बहुत ही बलशाली होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कला कौशल में बहुत आगे होता है। इसके बाद जो राजा बनेगा बिंदुसार का बेटा होगा, जिसका नाम अशोक होता है। अशोक, अभी तक के जितने मौर्य वंश के राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वह भी एक महान राजा था, बिंदुसार भी बहुत महान राजा था, लेकिन सबसे जो ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल होगा वह होगा अशोक। अशोक बहुत ही महान होता है। पुराणों में, वेदों में इसका नाम अशोक प्रियदर्शी, यानी यह जो है प्रियदर्शी एक तरह से देवताओं का बहुत प्रिय माना जाता है। कहीं कहीं इसका नाम पुराणों में अशोक वर्धन भी मिलता है। और इसका जो मेन टाइम होता है मौर्य साम्राज्य का वह 323 से, क्योंकि जब से राजा बनेगा, और 185 तक बीसी तक इसका टाइम पीरियड होता है। यानी इसी में जो है आपका मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सब आ जाएंगे। अशोक जो होगा, अशोक जो है 14 शिलालेख लिखेगा। पहला शिलालेख जो होगा अशोक का, उसमें पशुबल की निंदा करेगा। और इसके साथ साथ जो अशोक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पहले चर्चा कर लेते हैं। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, देवताओं का प्रिय कहा जाता है। पुराणों में इसका नाम जो है अशोक वर्धन मिलता है। इन्होंने कुल 14 शिलालेख लिखा है। शिलालेख, भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया है। और जो आज हमारा राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वह भी अशोक द्वारा ही निर्मित है। बनारस के सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। 14 शिलालेख है। 14 शिलालेखों को हम थोड़ा हल्का हल्का सुन लेते हैं। इसके जो 14 शिलालेख हैं उसमें जो प्रमुख है उसको हम बोल देते हैं। जो पहला शिलालेख है वह पशुबल की निंदा करता है, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत पशुबल ताकत नहीं होना चाहिए। इसका शिकार अशोक हो चुका है। अशोक जो है अपने समय के संसार का सबसे बड़ा तलवार चलाने वाला था। यह इसका जब राज्याभिषेक होता है 268 में, राज्याभिषेक के पश्चात लगभग 8 वर्ष बाद 261 बीसी में एक यह युद्ध लड़ेगा, जिसको हम लोग कलिंग युद्ध कहेंगे। कलिंग के राजा जो थे हाथी गुम्फा लेख के अनुसार खारवेल थे, और उनकी जो पत्नी थी, जो इसकी पत्नी का नाम था कारुवती। तो हाथी गुम्फा लेख के अनुसार जो है पता चलता है खारवेल को यह पराजित करता है। इसलिए कहता है पशुबल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति। दूसरा है ये अपने राज्य दरबार में पशु एवं मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध करता है। अशोक का जो तीसरा शिलालेख है, कुल 14 शिलालेख है, तीसरे शिलालेख में अपने राज्य दरबारियों को यह आदेश देता है अधिकारियों को कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात हमारे राज्य अधिकारी दौरे पे जाएं और वहां के लोगों की जो जरूरत हो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करें, और कुछ न्याय की बातें करता है। चौथे में भी यह इसी प्रकार की बातों का करता है। चौथे में यह कहता है कि यह भेरी घोष की जगह धर्म घोष की बात करता है। भेरी घोष के मतलब कह रहा है कि राज्य संचालन के लिए युद्ध नीति नहीं, अब हमको धर्म नीति की आवश्यकता है। धर्म से भी राज्य को चलाया जा सकता है, अनुशासन से भी चलाया जा सकता है, युद्ध जरूरी नहीं है। भेरी घोष का मतलब होता है मौर्य साम्राज्य में युद्ध नीति। युद्ध नीति को समाप्त करे, धर्म नीति यानी धर्म की नीति फॉलो करवाएगा। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। 6वें में कहता है, अपने 6वें शिलालेख में अशोक जो बात करेगा आत्म नियंत्रण की, यानी आप अपने आप को कंट्रोल करिए, बहुत ज्यादा उत्तेजित ना होइए, भाव में ना बढ़ जाइए,
आत्म नियंत्रण की बात करेगा। और जो इसका 7वां और 8वां शिलालेख है अशोक का, उसमें यह अपने जीवन में धार्मिक यात्रा किया है। 7वें और 8वें में धर्म की बातों को बताएगा। 9वें में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात करेगा कि जो आपसे बड़े हैं, माता पिता तथा गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों के साथ, अनुजों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में यह 9वें में बताएगा। 10वें में भी इसी चीजों के बारे में धर्म महामात्र, स्त्री महामात्रों की बात करता है। 11वें में धर्म की व्याख्या करेगा, धर्म क्या होता है, धर्म के क्या लक्षण होते हैं, धार्मिक चीजों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्यों के साथ किस प्रकार का धर्म निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार से 12वां, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है 14वां में, वह है 13वां शिलालेख, जिसमें यह कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेगा और कुछ पड़ोसी राजाओं के संबंधों के बारे में बात करेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कमीशन आयोग की परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है, यह इसका है 13वां शिलालेख, जिसमें अशोक 13वें शिलालेख में अपने कलिंग युद्ध, जो सबसे इसका प्रमुख चीज रहा है, जो कलिंग युद्ध में ही इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा आक्रांता होता है, कुशल योद्धा होता है, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, विहल हो जाता है, और यह शांति की नीति, धर्म की नीति को अपना लेता है। तो 13वां शिलालेख इसका महत्वपूर्ण है, जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां है, यह सभी मनुष्यों से धार्मिक जीवन जीने के लिए बात करता है, हर मनुष्यों को प्रेरित करता है, हर व्यक्तियों को, कि जो है आप धार्मिक जीवन जिए। तो 14 शिलालेख थे इसके, और 7 स्तंभ लेख है। तो कुल मिला के प्रियदर्शी कहा गया है इसको वेदों में। और इसका जो 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन करता है अशोक का जो टाइम पीरियड है वह 269 से लेकर 185 के बीच है, और इसी में इसके फिर जो वंशज है उसके बारे में, यानी टोटल इसका टाइम पीरियड जो है मौर्य साम्राज्य का 323 से 185 बीसी के अंतर्गत आता है। इसमें जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, फिर इसका बेटा बिंदुसार होता है 297 से, फिर बिंदुसार का बेटा जो होता है सम्राट अशोक कहलाता है, इसी के द्वारा अशोक स्तंभ है। और अशोक अंतिम जीवन में, अपने जीवन के अंतिम समय में, यह जो है बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वह जैन धर्म का अनुयायी होता है, समर्थक होता है, और जो अशोक होता है वह बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हो सकता है आपको मौर्य वंश समझ में आया है, बस इतने ही बातें हैं मौर्य वंश में। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में जब आपको मिलेंगे तो हम लोग फिर उससे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।